हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलजेब्रा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के तीसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम्स। लेकिन अगर आपने इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं उन्हें अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उन 2 वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस थर्ड वीडियो को देखिए ताकि ये जो कंसेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमारा पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पर हमें जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो है मिस्टर जॉन वेन का। और ये जो मैथमेटिशियन है उन्होंने सबसे पहले लॉजिक और प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है लॉजिक और प्रोबेबिलिटी, तो इन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने का काम जॉन वेन ने किया है। ये एक लॉजिशियन है, ठीक है, मतलब जो लॉजिक इस कंसेप्ट की स्टडी करते हैं या जिन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है लॉजिक ऑफ चांस। तो इन्होंने ये जो डायग्राम हमें बताई है उसी का नाम है वेन डायग्राम, मतलब उसी के नाम पर इस डायग्राम को नाम मिला है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होती क्या है, तो वेन डायग्राम एक क्लोज्ड फिगर होती है, इस तरह से क्लोज्ड फिगर होती है। और जो सेट हम स्टडी करते हैं उसके एलिमेंट्स हमें इसके अंदर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सेट ए जो है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब इसी को अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर निकाली, जैसे यहाँ ओवल निकाला हुआ है और यहाँ पर नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम ओवल ही निकालें, हम कोई भी क्लोज्ड फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो क्लोज्ड फिगर जो है वो हो सकती है स्क्वायर या फिर वो हो सकता है रेक्टेंगल इस तरह से, ठीक है, या वो इस तरह से स्क्वायर हो सकता है या फिर वो सर्कल हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई भी क्लोज फिगर हम ले सकते हैं। इट कैन बी ओवल, इट कैन बी सर्कल, इस तरह से भी ओवल भी हो सकता है या फिर इस तरह से ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है, राइट। तो ऐसी कोई भी क्लोज फिगर जो है वो हम वेन डायग्राम में यूज़ कर सकते हैं एक जनरल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट। यहाँ हम देख सकते हैं सबसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। सबसेट का डेफिनेशन क्या है, देखिए। सेट तो सुना है, आज नई चीज़ सीख रहे हैं, वो है सबसेट। सबसेट का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स and every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इफ़ A and B are two given sets, मतलब यहाँ दिए हुए हैं A और B, ऐसे 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। then every element of set B is also an element of set A। यहाँ ए के एलिमेंट्स देखिए, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी के एलिमेंट्स देखिए, बी के एलिमेंट्स है यहाँ पर 2 4 6 8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ हमें 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है बी में तो ए में भी 4 है, बी में 6 है तो ए में भी 6 है और बी में 8 है तो ए में भी 8 है। मतलब हम कह सकते हैं कि बी के सभी एलिमेंट्स जो है वो ए सेट में प्रेजेंट है। और अगर ऐसा होता है, मतलब ए को अगर हम देखेंगे तो बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर 1 है ना, यहाँ 1 हम देख पा रहे हैं, यहाँ 3 है, 5 है और 7 है, मतलब उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर है। लेकिन B के सभी एलिमेंट्स जो है वो A में प्रेजेंट है। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। और सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है B इज सबसेट ऑफ A, B इज
सबसेट ऑफ ए। ये जो हम साइन देख रहे हैं वो सबसेट का साइन है, ये वाला जो साइन है वो सबसेट का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब बी के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, और ए में उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बी के सभी एलिमेंट्स अगर ए में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे बी इज़ सबसेट ऑफ ए। मतलब बी यहाँ पर छोटे भैया है और ए बड़े भैया है। जो छोटे भैया को पता है वो सारी बातें बड़े भैया को पता है, लेकिन उसके अलावा भी बड़े भैया को और काफ़ी सारी बातें पता है। इसलिए ये ए जो है ये बड़े भैया है, मतलब ये सेट है, और ये जो बी है वो सबसेट है। ठीक है, इस तरह से ए इस सेट का बी क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो आई होप आपको सबसेट अब समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो इस सबसेट रिलेशन को वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम इससे सीखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा क्लोज फिगर पहले हमें दिया हुआ है और उसमें लिखा है स्टूडेंट इन अ क्लास। स्टूडेंट इन अ क्लास, मान लीजिए आपकी क्लास है 9th क्लास, 9th ए, 9th बी, 9th सी, कोई भी क्लास हो सकती है। ठीक है, अब 9th क्लास, और एक उसके अंदर एक छोटा सा सेट दिया हुआ है और उसके अंदर लिखा है स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। ठीक है, तो 9th क्लास में जो स्टूडेंट स्विमिंग कर सकते हैं उनका ये सेट है, उनका ये सेट है। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं वो 9th क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन 9th क्लास के सारे ही स्टूडेंट स्विमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, स्विमिंग करने वाले स्टूडेंट्स का एक अलग सेट बना हुआ है, और उसके अलावा ये जो है वो पूरा कंप्लीट 9th क्लास का स्टूडेंट्स का सेट है। ठीक है, जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं वो कंप्लीट, इसमें सारे 9th क्लास के स्टूडेंट आ गए जो स्विमिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है वो केवल ऐसे स्टूडेंट का है जो 9th क्लास के तो है लेकिन स्विमिंग भी जानते हैं। तो ये स्विमिंग वाले भी जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट हो गए, इसलिए ये वाला जो सेट है वो हो गया सबसेट, और ये जो ब्लू वाला है वो है सेट। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम में हमने शो किया कि ये छोटे भैया है, ब्लैक वाले जिसको हमने ब्लैक बना दिया, और जो ब्लू वाले हैं वो है बड़े भैया। मतलब बड़े भैया मतलब सेट और छोटे भैया मतलब सबसेट। चलो सबसेट के रिलेवेंट कुछ हम और कंसेप्ट समझते हैं, कुछ नोट हम आपको याद रखनी है, आप अपनी नोटबुक में भी ये लिखेंगे। ठीक है, तो वो नोट क्या है, रिमेंबर दिस में देखिए, यहाँ पहली जो नोट दी है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ए इज सबसेट ऑफ ए, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट सी, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कल हमने सीखा था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, वो फाई से रिप्रेजेंट होता है। तो जो फाई है मतलब नल सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। थर्ड है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर कोई दो सेट इक्वल सेट है, इक्वल सेट क्या होते हैं हमने इसके पहले पढ़ा है, इक्वल सेट वो होते हैं जिनके सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो अगर दो सेट इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल सेट है, तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, या फिर इसे आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, इस तरह से इसे रीड किया जाता है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए देन ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये इसी वाले पॉइंट का रिवर्स है। ठीक है, अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट है इसका मतलब वो दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है, अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट है
तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ 7 सेट है, जैसे नंबरिंग हम देंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 और सेट 7। तो यहाँ जो फर्स्ट सेट है, मान लीजिए ये जैसे हमारे क्लास में स्कूल में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। आप सभी 9th के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं उन स्कूल में क्या किया जाता है, उन 9th के सभी स्टूडेंट को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग सेक्शन में। तो मान लीजिए ये 9th A का सेक्शन हो गया, ठीक है। ये 9th B, ये 9th C, देन 9th D, देन 9th E एंड 9th F। और ये जो 7वां है, ये टोटल 9th क्लास के स्टूडेंट्स है इसमें, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल इन सब के मिलके, ये A B C D E F के मिलकर जो टोटल स्टूडेंट है उनका एक सेट है, जो कि टोटल 9th क्लास का सेट है, वो 7 सेट है। तो अगर हम इस सेट की बात करें, ये 7th वाला जो सेट है, इसकी अगर बात करें तो इसमें वो स्टूडेंट भी आते हैं जो 9th A में है, वो भी स्टूडेंट आते हैं जो 9th B में है, वो भी स्टूडेंट आते हैं जो 9th C में है, वो भी स्टूडेंट आते हैं जो 9th D में है, वो भी स्टूडेंट आते हैं जो 9th E में है, और वो भी स्टूडेंट आते हैं जो 9th F में है। मतलब ये सभी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस 7th वाले सेट में आते हैं। मतलब 7th वाला जो सेट है ये एक बड़ा सा सेट है, जिसके ये सारे सेट्स क्या है, सबसेट है, ठीक है। एक बड़ा सा सेट हमारे पास है, और जो बाकी के सेट्स यहाँ दिए हुए हैं वो सभी सेट्स जो है इस बड़े से सेट के क्या है, सबसेट है। तो ऐसा जो बड़ा सा सेट होता है जिसके बाकी के जो दिए हुए सेट्स है वो सबसेट होते हैं, तो उस बड़े से सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और बाकी के जो सेट है वो क्या हो गए, उसके सबसेट। तो ये हो गया मीनिंग यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के बारे में और कुछ ज़्यादा जानते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी से हम और कुछ समझेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में डिटेल। तो यहाँ दिया हुआ एक एग्जाम्पल, अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल। हियर all the student from school who play cricket is the universal set. A team of 15 student players is subset of that universal set. मतलब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना आता है उनका एक सेट बना दिया, ठीक है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इस सेट में वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन अगर क्रिकेट टीम बनानी है तो हमें ज़रूरत है 15 क्रिकेट प्लेयर की। तो एक टीम हमने बना दी जिसमें कितने स्टूडेंट हैं, 15। तो वो 15 स्टूडेंट का जो सेट है, जो कि क्रिकेट टीम बनी हुई है, वो हो गया सबसेट। ये सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो सभी स्टूडेंट है, ये 15 तो है ही है, इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना आता है। तो ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब हमने इसके पहले देखा था कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम ABCDEFGH मतलब अप टू जेड हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ही लेटर यूज़ करना है, और वो है U। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम वेन डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो तब हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल। मतलब यूनिवर्सल सेट के लिए कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं चलेगी। रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है जो कि बनी है यूनिवर्सल सेट के लिए। इसलिए यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हमेशा आपको रेक्टेंगल बनाना है, वेन डायग्राम के रूप में अगर शो करना है तो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है ये समझना है। इसके लिए यहाँ हमें चाहिए एक यूनिवर्सल सेट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये सबसेट के जो एलिमेंट्स है वो है 2 4 6 8 10। देखिए ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। यहाँ मैं लिख देती हूँ सेट ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट है। देखिए आपको ए में 2 दिखाई देगा, यू में भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ आप देख सकते हैं 8 दिख रहा है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है तो इधर भी 10 है। मतलब ए जो है वो यू का क्या है, सबसेट है। अब हमें ये जो सबसेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट तैयार करना है। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा उसे डिनोट करेंगे ए डैश से। ए डैश, इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, या फिर ए के सिर के ऊपर हम इस तरह से ए के सिर के ऊपर हम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो है, जो इस यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो सेट होता है वो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो है मगर ए में नहीं है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हम ए और यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए है, ठीक है, ए सेट में क्या दिख रहा है हमें, 2। ए सेट में हमें दिख रहा है 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। अब इसके अलावा जो बच गए वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 है, यहाँ 9 आ गया। तो इस तरह से जिस भी सेट का वो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो उसके सेट में नहीं है मगर वो यूनिवर्सल सेट में है। एक और अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसका सबसेट है बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो यहाँ हम पहले देख सकते हैं कि बी में क्या है 3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 तो यहाँ 9 है, यहाँ 11, यहाँ भी 11, यहाँ 13, यहाँ 13। मतलब बी के सभी एलिमेंट्स यू में है इसलिए बी यू का सबसेट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें अब ये वाले जो एलिमेंट्स है जो बी में प्रेजेंट है वो छोड़ देने हैं, और उसके अलावा जो बाकी के हैं जैसे 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 18 है तो यहाँ 18 आ गया, और यहाँ 19 है तो यहाँ 19 आ गया। इस तरह से वो एलिमेंट्स आ गए जो यू में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हमें याद रखनी है, और वो बातें कुछ इस तरह से है कि यहाँ हम रिमेंबर दिस में देख सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस में हम देखेंगे कि क्या लिखा है। रिमेंबर दिस में दिया हुआ है नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होगा। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। दूसरी बात, ए इज सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ यू। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने
यहाँ अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो बी है वो भी यू का कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी यू का, जैसे हमने यहाँ देखा था कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट ये दोनों ही यू के सबसेट है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज़ एम्प्टी सेट। मतलब अगर अपने हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट। इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट ऑफ यू इज़ यू। मतलब एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। अब सॉल्व करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड डी इज इक्वल्स टू ए ई। इस तरह से कुछ 4 सेट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सी इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ डी, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। ऐसे कुछ टोटल 6 स्टेटमेंट दिए, तो हमें चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है बी इज सबसेट ऑफ सी। सबसेट रिलेशन हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स उसके सेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तभी वो सबसेट कहलाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे पहला रिलेशन। तो पहला जो रिलेशन है वो है C इज़ सबसेट ऑफ B। ये हमें चेक करना है कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो C के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, C के एलिमेंट्स है B एंड D और सेकंड जो सेट है वो है B। तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो है C D E एंड F, ठीक है, C D E एंड F। इस तरह से हम इसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, C D E एंड F। अब अगर ये C सबसेट होगा B का तो इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि C में B है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ D है, तो D तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये B जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट्स इस B सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये B एलिमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। इसी तरह से सेकेंड जो रिलेशन दिया वो है A इज़ सबसेट ऑफ D, A इज़ सबसेट ऑफ D। A के एलिमेंट्स क्या हैं, A के एलिमेंट्स हैं A B C D E E, ठीक है। और नेक्स्ट आता है D। तो D के जो एलिमेंट्स हैं वो है A एंड E। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि सेट A बड़ा है ना, और सेट D छोटा है। सेट A में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जबकि यहाँ सिर्फ A और C है, बाकी ये जो B है वो नहीं है, D भी नहीं है, E भी नहीं है, यहाँ ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी कैसा है, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट वाला नंबर 6। नंबर 6 वाला जो है वो दिया हुआ है C इज़ सबसेट ऑफ A। C सेट क्या है, C सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, C में है B एंड D और A में क्या है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, A में है A
B, C, D एंड E। क्या C के सभी एलिमेंट्स A में हैं? यहाँ हमें दिख रहा है B, तो यहाँ भी है B, यहाँ D, तो यहाँ भी है D, मतलब C के सभी एलिमेंट्स A में हैं। ठीक है, तो C के अगर सभी एलिमेंट्स A में हैं तो C हो गया छोटे भैया, मतलब सबसेट ऑफ A, दैट इज़ बड़े भैया। ठीक है, तो C के सभी एलिमेंट्स जो है वो A में प्रेजेंट है, इसलिए C इज़ द सबसेट ऑफ A। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू, इट्स ट्रू। ठीक है, इट्स ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम U बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे U। ठीक है, तो U में जो नंबर्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको आप पूरा न लिखते हुए ऐसे डैश 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 डॉट 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 बना के यहाँ पे आपको लिख देना है 20। ठीक है, ये 20 है, -20 नहीं है। ठीक है, निगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये इस तरह से डॉट 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 आपको बनाने हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं। और जो सेट x है, चलिए उसकी बात करते हैं कि सेट x में क्या है। सेट x, उसे भी हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। जब भी हमें वेन डायग्राम बनानी है उसके लिए पहले हमें सेट लिस्टिंग मेथड में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट x दिया हुआ है। सेट x is the set of all x such that x is element of natural number, x is element of set of natural number and x is greater than 7 and less than 15। मतलब 7 से लेके 15 के बीच के नंबर्स हमें लिखना है, 7 से बड़े और 15 से छोटे। तो चलिए हम x वाला सेट अपना तैयार कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा 1, 2, तो जो एक सेट है, एक सेट में जो नंबर्स आएंगे वो कौन से नेचुरल नंबर्स है? जो 7 से ग्रेटर है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कहाँ तक नंबर लेने हैं हमें? यहाँ पे आपको याद होगा क्वेश्चन कि नंबर जो है वो क्या है? ग्रेटर दैन 7 लेस दैन 15। ठीक है, ग्रेटर दैन 7 लेस दैन 15। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे क्या? नहीं, हम 15 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लेस दैन 15 चाहिए। ग्रेटर दैन 7 लेस दैन 15। तो ये हो गया सेट x। अब यहाँ हमारे पास दोनों सेट हैं। अब यहाँ आप देखिए कि x जो है वो u का सबसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x के एलिमेंट लिख लेंगे, मतलब वेन डायग्राम में हम x के एलिमेंट लिखेंगे। तो x के एलिमेंट लिखने के लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा एक रेक्टेंगल या फिर सर्कल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक सर्कल। यहाँ बनाएंगे हम एक सर्कल इस तरह से, या ओवल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे ये x के डिजिट। x के डिजिट हमें लिखना है, तो x के डिजिट क्या है? देखिए, ये जो x के डिजिट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि है 8, देन 9, 10, 11, 12, 13,
एंड 14। ये हो गया सेट एक्स। ठीक है, ये एक्स को आप इस तरह से अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स। अब हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के लिए क्या यूज़ होता है? यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ होता है रेक्टेंगल। तो इस तरह से रेक्टेंगल हमने बना लिया। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल हमने बना लिया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो एक्स के अलावा बचे हुए हैं। ठीक है, एक्स के अलावा जो बचे हुए हैं, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं हमें 8 ऑलरेडी एक्स में हो चुका है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, 8 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 9 है तो 9 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, 11 को छोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे, 13 को भी छोड़ देंगे और 14 को भी छोड़ देंगे। मतलब 8 और 14, 8 से लेकर 14 तक ये जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देंगे। मतलब पहले हमें 1 to 7 वाले लिखना है और उसके बाद में 15 से 20 यहाँ के एलिमेंट्स यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब 14 तक है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं 14 तक दिया हुआ है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। 14 के बाद आता है 15, देन 16, देन 17, देन 18। इतने नंबर्स आएंगे डेफिनेटली आएंगे। फिर यहाँ 19 और 20। ठीक है, यहाँ हमारे पास 20 तक नंबर्स थे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में 20 तक नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। लेकिन एक चीज़ रह गई है और वो है इस यूनिवर्सल सेट का नाम, जो कि हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू। तो यहाँ लिख देंगे कॉर्नर में कैपिटल यू। यहाँ सेट के लिए लिख दिया कैपिटल एक्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक्स जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये यूनिवर्सल सेट यू है और उसका सबसेट है एक्स। मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स यू में भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू 1 3 7 9 8 11 एंड 12। मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 7 8 9 10 11 12। और एक उसका सबसेट दिया हुआ है जो है p, जिसके एलिमेंट है 1 3 7 10। क्वेश्चन है शो द सेट्स u p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम। हमें ये तीनों सेट जो है, मतलब u p और p डैश मतलब p कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p, ये तीनों ही सेट हमें वेन डायग्राम से शो करने हैं। और इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी जो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम u p और p डैश को वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले p डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो p डैश मतलब p कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा? वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो u में तो है, ऐसे एलिमेंट जो u में तो है लेकिन वो p में नहीं है। तो सबसे पहले हम u और p के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम u और p के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। u इज इक्वल्स टू 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इस तरह से जो u है उसमें ये एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये हो गया सेट u, मतलब यूनिवर्सल सेट। इसके बाद जो p सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से है 1 3 7 एंड 10। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स हैं 1 3 7 एंड 10। अब इसके ऊपर से हम p कॉम्प्लीमेंट तैयार करेंगे। तो p कॉम्प्लीमेंट्स में
वो एलिमेंट होंगे जो P में नहीं है। U में तो है लेकिन P में नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो P में भी है और U में भी है। तो वो है 1, दूसरा है 3, उसके बाद 7 और उसके बाद है 10। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स, तो P कॉम्प्लीमेंट में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने कट नहीं किया है वो आएंगे। तो वो है 2, उसके बाद 8, देन 9, देन 11 और लास्ट में 12। तो ये हो गया P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें यही सब चीज़ वेन डायग्राम में शो करनी है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे और ये जो रेक्टेंगल है इसे हम नाम देंगे U। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हमें यहाँ पर एक P सेट बनाना है। अब जो एलिमेंट P में होंगे वो P डैश में नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा सेट P। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट P और इसके बाहर जो होंगे वो होगा P डैश। ठीक है, उसके बाहर वाला जो है वो होगा P डैश। तो सबसे पहले हम P के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। तो P के एलिमेंट्स हमारे हैं 1, देन 3, एक मिनट, यहाँ कॉमा करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7 और फिर 10। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो आ जाएंगे P डैश के एलिमेंट्स जो है वो इधर आ जाएंगे। तो वो है 2, देन 8, देन 9, देन 11 एंड देन 12। मतलब ये P और ये हो गया P डैश। ठीक है, ये हो गया P डैश। तो ये P और P डैश जो है उसके एलिमेंट्स ये U में है लेकिन वो एक दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा सेट P और ये हो गया P डैश, जो कि दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो इस तरह से वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है वेरीफाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इज़ P। मतलब P कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो वो आना चाहिए P इक्वल्स टू P। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, चलिए इधर ही देखते हैं जहाँ हमने ऑलरेडी पहले सेट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने लिख दिया P कॉम्प्लीमेंट और अब इसका लेंगे हम फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया हमारा P कॉम्प्लीमेंट। तो अब यूनिवर्सल सेट को देखना है कि इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी कौन से एलिमेंट्स वहाँ है। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, उसे नहीं लिखना है। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, उसे नहीं लिखना है। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, उसे नहीं लिखना है। यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, इसे नहीं लिखना है। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो उसे नहीं लिखना है। मतलब लिखना क्या है, जो हमने यहाँ कट करके रखे वो हमें लिखना है। ठीक है, जो P कॉम्प्लीमेंट में है वो वाले U के एलिमेंट्स हमें नहीं लिखना है। U के ऐसे एलिमेंट्स लिखना है जो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो ये जो कट किए हुए हैं वो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो हम यहाँ लिख देंगे और वो नंबर्स है 1, देन 3, देन 7, देन 10। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर हमने इसे मान लिया नंबर 1 और इसे मान लिया नंबर 2 तो आप 1 और 2 को देखिए। ठीक है, और यहाँ एक है नंबर 3। तो क्या 2 और 3 सेम है, 2 और 3 देखिए, यहाँ है 1 3 7 9, यहाँ भी है 1 3 7, सॉरी यहाँ है 1 3 7 10, यहाँ भी है 1 3 7 10। मतलब ये दोनों ही सेट इक्वल है। मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P, क्योंकि ये दोनों ही सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हुआ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ a 1 3 2 7। ठीक है, यहाँ पे a जो सेट दिया हुआ है वो है 1 सेट a इज इक्वल्स टू 1 3 2 एंड 7, 2 एंड 7। ठीक है, तो इसके हमें सबसेट लिखना है। इसके पॉसिबल सबसेट क्या हो सकते हैं? तो आपको पता होगा कि जो नल सेट होता है ना, जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ये तो सभी सेट का सबसेट होता ही है और हर एक सेट भी खुद का सबसेट होता है। तो नल सेट इसका सबसेट हो गया। उसके बाद ये सेट खुद मतलब 1 3 2 7, ये वाला जो सेट है वो भी खुद का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा इसके काफ़ी सारे सबसेट हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 1, देन यहाँ हम लिख सकते हैं 3, एक एक एलिमेंट लेकर कर सकते हैं, देन 2, देन 7। इस तरह से या हम 2 एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, जैसे 1 3, कोई भी 2 एलिमेंट आप लिख सकते हैं 1 3 या फिर 1 2, है ना। इस तरह से हम काफ़ी सारे सबसेट इसके बना सकते हैं। तो कोई भी 3 सबसेट जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन सेट्स। यहाँ कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं, इनके सबसेट रिलेशन हमें लिखना है। जैसे पहला जो सेट है वो है P इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। मतलब P जो सेट है उसमें पुणे में जितने भी रेसिडेंट है, जितने भी हाउसेस है, उनका वो सेट है। सेकेंड है M इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। उसके बाद I इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। B इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया एंड H इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुणे सिटी है, मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट है। उसके बाद ये जो इंदौर है वो भी सिटी है, और इंडिया ये तो कंट्री है, और महाराष्ट्र ये भी स्टेट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिटी होती है, ठीक है, कोई भी जो सिटी होती है वो स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, वो स्टेट के अंदर होती है, और जो स्टेट होता है वो कंट्री के अंदर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिटी इज़ द सबसेट ऑफ स्टेट एंड स्टेट इज़ द सबसेट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट कंट्री का सबसेट है तो उस स्टेट में आने वाली जो सिटी है वो भी उस कंट्री का सबसेट हुई, राइट, क्योंकि सिटी स्टेट के अंदर है और स्टेट कंट्री के अंदर है। तो अगर कोई स्टेट जो है वो कंट्री का सबसेट है तो उस स्टेट में आने वाली जो सिटी होती है वो भी उस कंट्री का सबसेट होती है। इसी बात को समझते हुए हम यहाँ सबसेट रिलेशन लिखेंगे। तो जैसे हमें पता है यहाँ P फॉर पुणे है, उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए M फॉर मध्य प्रदेश, इंडिया के लिए लिया है B क्योंकि B फॉर भारत, और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र में H आता है स्पेलिंग में, इसलिए यहाँ H, क्योंकि उसके लिए M नहीं ले सकते थे, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो सेट्स है वो लिखे हुए हैं। और इंदौर जो है इसका यहाँ छूट गया है, इंदौर जो है उसके लिए I फॉर इंदौर। तो ऐसे सेट आपको याद रखते हैं, P फॉर पुणे, M फॉर मध्य प्रदेश, I फॉर इंदौर और B फॉर भारत, क्योंकि I फॉर इंडिया लेते तो फिर से कन्फ्यूज़न हो जाता, और H फॉर महाराष्ट्र। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और सबसेट रिलेशन अभी कैसे तैयार होंगे देखिए। तो सबसे पहले हम जो सेट तैयार करेंगे वो P के लिए करेंगे। P मतलब पुणे। पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, तो P इज सबसेट ऑफ H। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र तो इंडिया में है इसलिए पुणे भी इंडिया में हुआ, तो P सबसेट B, इंडिया का जो ग्रुप है वो B से रिप्रेजेंट हुआ है। उसके बाद I मतलब इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश वाला जो सेट है उसका नाम M है, तो I सबसेट M। लेकिन मध्य प्रदेश तो इंडिया में ही है, इसलिए I जो है वो सबसेट हुआ किसका? B का। B मतलब इंडिया।
इसके बाद ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में है, इसलिए एच सबसेट बी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वो भी इंडिया में है, इसलिए यम सबसेट बी। तो इतने जो है वो पॉसिबल सबसेट यहाँ तैयार होंगे। ठीक है, टोटल 6 पॉसिबल सबसेट यहाँ पर तैयार होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि फ़िलहाल रिड्यूस सिलेबस को अगर हम फॉलो करें तो उसमें ये 2 क्वेश्चन हैं वो कट किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।